और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन का टिकट नहीं काटा। जेल जाने के बाद भी एसपी की लिस्ट में नाहिद हसन का नाम। नाहिद हसन को टिकट देने पर बीजेपी का हमला। एसपी की लिस्ट नहीं है लेकिन अपराधी वही है। बीजेपी एसपी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। रामपुर से आजम खान को टिकट मिला है। तो समाजवादी पार्टी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। नाहिद हसन का टिकट नहीं कटा है, जेल में नाहिद हसन है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। और हमारे सहयोगी अभिनव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, ये जो नई लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, इसने मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का? बिल्कुल, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का मौका दे दिया है। कल ही आपने देखा कि संबित पात्रा ने सुबह बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीजेपी ऑफिस में और ये चैलेंज किया था कि आखिर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिस्ट सूची जारी कर रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को बता रहे हैं, एक एक कैंडिडेट्स को बुलाकर वो बाकायदे उनको बता रहे हैं कि नहीं आप जाइए लड़िए, आपका टिकट फाइनल है, क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही है। उसके बाद देर शाम तक लगभग 7 बजे जो है समाजवादी पार्टी की 159 लोगों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों को भी शामिल किया गया। और सबसे विवादित जो है वो कैराना से आपने देखा कि बाकायदे नाहिद हसन का नाम है, जिसको कि जो कि जेल में है, जिस पर गैंगस्टर है। इसके अलावा जो है 16 आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा कि अब्दुल्ला आजम जो कि अभी बेल पर है, इसके अलावा तमाम ऐसे आपराधिक मामले को लेकर जो है लोग हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसके अलावा आजम खान अभी जेल में है और जेल में रहकर चुनाव लड़ेंगे। ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी विवाद खड़ा किया। कुल आप 159 देखिए तो उसमें सबसे ज्यादा 20% जो है वो अल्पसंख्यकों को जो है जगह दी गई है, जिसमें कि और 17% यादव यानी एमवाई फैक्टर जो समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र है, जो जिस पर सबसे ज्यादा उनका दावे रहता है, उस पर 20% जो है वो अल्पसंख्यकों। 31 सीट ऐसे हैं जो मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए हैं। इसके पहले जो सूची आई थी जिसमें कि आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर था, उसमें 12 अल्पसंख्यक थे, यानी कुल मिला के अब तक देखा जाए तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में 43 ऐसे अल्पसंख्यकों को जो है जगह दी गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो पहली और दूसरे चरण के जो मतदान होंगे उसको लेकर है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आपराधिक गतिविधियों के जो लोग हैं, जिन लोगों इसी से जो है समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, सरकार में आना चाहती है, और इसी तरह के अगर आपराधिक लोग जो है वो निकल कर अगर आते हैं, अगर इन लोगों जो गैंगस्टर में है, जो जेल में है, जो बेल पे है, ये लोग अगर निकल कर आते हैं, ये लोग अगर विधायक बनकर आते हैं, तो आखिर प्रदेश का हाल क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधने का मौका देती है और भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी निशाना साधा है और निशाना साधकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन पर जो है विवाद खड़ा हो चुका है। विवाद को लेकर जो है ये मौका मिल चुका है अब बीजेपी को कि वो अब जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधे। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि अभी जो लिस्ट आनी बाकी है, जो पूर्वांचल की जो लिस्ट आनी बाकी है या मध्य लखनऊ की जो लिस्ट आनी बाकी है, जो उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल में आप देखिए तो पूर्वांचल में लगातार जो है ये घोषणा की गई है और ओम प्रकाश राजभर के साथ जिस तरह से गठबंधन हुआ, यानी जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी भी चुनाव लड़ेगा और इलाहाबाद में अगर देखा जाए तो अतीक अहमद या अतीक अहमद के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि हम इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी अगर चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर गठबंधन के लिए इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। लेकिन एक और खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव प्रचार में कोई जाति तो कोई धर्म का कार्ड चल रहा है। मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने के लिए पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। ऐसे में आइए उत्तर प्रदेश चुनाव के एमवाई फैक्टर को डिकोड करते हैं, आपको समझाते हैं कि इस जिले में कितने मुस्लिम वोटर हैं। और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर मुरादाबाद में हैं। यहां पर आधे से ज्यादा यानी 51% वोटर अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इसके बाद नंबर आता है रामपुर का, यहां पर 50% वोटर मुस्लिम हैं। वहीं बिजनौर में 43% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। सहारनपुर की बात करें तो करीब 42% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में 41% से ज्यादा वोटर मुसलमान हैं। अमरोहा की बात करें तो 41% वोटर मुस्लिम हैं। बलरामपुर में 37% वोटर मुस्लिम हैं, तो मेरठ में 34% मुस्लिम वोटर हैं। तो ये पूरा समीकरण है और इसीलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी में धर्म के लिहाज से ध्रुवीकरण वाली सियासत क्यों हो रही है। 80-20 वाले बयान की आखिर वजह क्या है? वोटों का
फीसदी वाला बंटवारा क्या है ये देखिए। हिंदू है 79%, मुसलमान 19%, अन्य है 2%। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट देने को लेकर घिर गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर भी घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली से तो और सीधा रुख करते हैं अभिनव पांडे का। तो अभिनव, हमने देखा ये तमाम आंकड़े हमने इस वक्त यहां पर दिखाए हैं और उससे साफ पता चलता है कि आखिर क्यों ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है, आखिर क्यों समाजवादी पार्टी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें अपनी तरफ जोड़ लेना चाहती है। देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूं कि अल्पसंख्यकों का एक बार बड़ा वजूद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और जो सीटें आपने बताई बिल्कुल सही है कि मुरादाबाद से लेकर अगर बिजनौर की सीट देखी जाए, रामपुर की सीट देखी जाए और फिर कैराना की सीट देखी जाए, कैराना में अगर आप देखेंगे तो 1,43,000 के करीब जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर हैं। ऐसी सूरत में ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो निश्चित तौर पर इसी को देखकर समीकरणों को देखा जा रहा है और ये निश्चित ये तय हो चुका है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो विकास के नाम पर अब चुनाव नहीं होना है, वो ध्रुवीकरण के होना है, जातिवाद के नाम पर चुनाव होना है। उसका रीजन साफ है कि आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो अभी समाजवादी पार्टी ने सबसे पहली लिस्ट जो जारी की है उसमें जिस तरह के ध्रुवीकरण को लेकर एक पूरा ध्रुवीकरण को लेकर जिस तरह से एक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है वो साफ तौर से दर्शाता है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं। और ये ऐसे जिले हैं जहां पर कि अगर आप दंगा भी देखिए, अगर पिछला पास्ट उठाकर देखिए तो दंगे भी इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा, चाहे वो बिजनौर में दंगे आप देखिए या फिर मुरादाबाद में या सहारनपुर में, ये ऐसे जगह है जहां पर कि दंगे भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को निशाना साधने का मौका भारत समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान का जो एक वक्तव्य था जो अखिलेश यादव का, उस पर भी आप देखिए कि कल से सियासत गर्म है। सुबह ही संबित पात्रा ने बाकायदे भारतीय जनता पार्टी लखनऊ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मुद्दे को हथियाने की कोशिश की जा रही है। अभिनव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात फिर घूम फिर कर जाति और धर्म पर ही आ गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपराधियों को टिकट देने को लेकर घिर गई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अखिलेश के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर घेरना बीजेपी ने अखिलेश को शुरू कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। एक बार फिर चुनाव से पहले पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना का राग छेड़ा गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो वोटों के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी को मानो बैठे बैठाए घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने में जुट गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव पर जबरदस्त निशाना साधा। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंचे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत यूपी में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना चाहिए। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। अब बीजेपी को वो मुद्दा मिल चुका है जिसकी बदौलत वो किसी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने में महारत रखती है। अखिलेश के इस बयान को हिट विकेट वाला शॉट भी बताया जा रहा है। अखिलेश ने पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी को बड़ा मौका दिया है कि वो अब स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर आसानी से राष्ट्रीय मुद्दों की ओर बात करें। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का ये बयान उनके गले की फांस बनता है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक, यूपी पंजाब चुनाव को लेकर बाकी बचे उम्मीदवारों पर मंथन। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक है। 2 दिन से बैठक चल रही है। तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। तो बाकी जो चरण बचे हैं उसके लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर लगातार मंथन हो रहा है। किस तरह से आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाई जाएगी उस पर चर्चा चल रही है। और छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए लिस्ट और उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो रही है। तमाम राज्य जहां पर अभी उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट नहीं आई है उस पर भी मंथन जारी है। और एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। संवाद का एक कार्यक्रम ऐसे समय में रखा गया है जब उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का प्रचार अभियान जारी है। इस संवाद कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी घोषणा की। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में मतदान होना है, वहीं मणिपुर में 2 चरणों में और उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 1 चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। और हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दीपक लगातार इस बैठक को कवर कर रहे हैं। दीपक, 2 दिन हो गए बैठक, आज तीसरा दिन है इस बैठक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना मामलों में गिरावट, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में आए 2,55,874 नए केस। 24 घंटे में 2,67,753 मरीज हुए ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना से 414 लोगों की मौत हुई है। देश में 22,36,842 सक्रिय मामले बने हुए हैं। देश में कल से आज 50,190 मामले कम आए हैं। तो यानी मामले तो कम हुए हैं लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी बना हुआ है। देश में 24 घंटे में कोरोना से 614 लोगों की मौत हुई है। देश में 22,36,842 सक्रिय मामले अभी भी बने हुए हैं। 24 घंटे में 2,55,874 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 614 लोगों की मौत बनी हुई है। 22,36,842 सक्रिय मामले अभी भी हैं। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। वर्धा में नदी में कार गिरी। हादसे में 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई। हादसे में विधायक विजय रहांग दले के बेटे की भी मौत हुई है। तो कार नदी में गिरी जिसकी वजह से 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में विधायक विजय रहांग दले के बेटे की भी मौत हो गई। महाराष्ट्र के वर्धा में बड़ा हादसा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वर्धा में नदी में गिरी कार जिसमें 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई। तो ये बेहद दर्दनाक हादसा महाराष्ट्र के वर्धा की ये खबर है। हादसे में विधायक विजय रहांग दले के बेटे की भी मौत। महाराष्ट्र के वर्धा में ये बड़ा हादसा हुआ जब कार नदी में गिर गई। नदी में कार गिरने से 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जिनमें से एक विधायक का बेटा भी था। हादसे में 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत हुई है। विधायक विजय रहांग दले के बेटे की भी इसमें मौत हो गई। तो बेहद दर्दनाक हादसा ये महाराष्ट्र के वर्धा से ये खबर सामने आ रही है। वर्धा में नदी में गिरी कार जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई। 7 मेडिकल स्टूडेंट्स थे और विधायक विजय रहांग दले के बेटे की भी इसमें मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर महाराष्ट्र। और न्यूज इंडिया में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।